कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन आंसर यानी सब्जेक्टिव। सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं और जितने क्वेश्चन आंसर आएंगे आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। चलिए लेकर चलते हैं शुरुआत से सारे के सारे टोटल क्वेश्चन एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में खत्म हो जाए और सारे के सारे खत्म करने की कोशिश किया जाता है। आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितनी प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो वो सारे प्रश्न का हल आपको इस एक्सरसाइज में होने वाला है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लास में आपका होने वाला है सभी प्रश्नों का उत्तर। और सारे के सारे प्रश्न जो होगा एनसीईआरटी पे ये बिल्कुल आधारित होगा और सारे के सारे बहुत अच्छे यानी उत्तर आपको मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। पहले समझिए आपदा, आपको पहले बताए थे थ्योरी वाला अगर क्लास देखे होंगे या परिचय वाला क्लास देखे होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आपदा के मतलब क्या होता है। आपदा के मतलब होता है एक्सीडेंट, या बोलते हैं इसको अचानक जब घटने वाला घटना होता है उसको हम लोग आपदा बोलते हैं। आपदा के मतलब घटना होता है और घटना कब घटता है, ये अचानक घटता है, बिना बुलाए हुए बिना बताए हुए घटता है और इसी को हम लोग आपदा बोलते हैं या घटना बोलते हैं। वैसे घटना तो बता करके भी घटती है लेकिन घटना अचानक घटती है, आकस्मिक होता है, अचानक घटने वाली घटना उसको हम लोग आपदा कहेंगे। अब हम लोग आपदा से समझने वाली बात समझेंगे कि आपदा कहते किसको है। तो उत्तर देखिए बहुत अच्छा और बहुत प्यारा उत्तर है, आप सब बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। सारे के सारे उत्तर बिल्कुल आपको क्लियर होता जाएगा। शुरुआत अगर देखें हम लोग तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कैसे बनाएंगे। कहता है पहले बार में कि कुछ दुर्घटनाएं, कुछ ऐसी दुर्घटना, एक्सीडेंट घटना, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं ऐसी होती है, कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए हुए अकस्मात मतलब अचानक, अचानक बिल्कुल याद रखें अचानक क्या होता है, अकस्मात मतलब अचानक। कहता है कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अचानक आ धमकती है, अचानक आ जाती है। और अल्प, अल्प माने कम होता है, अल्प माने क्या होता है कम। कहता है कि कम समय में ही जन और धन के यानी जान और माल का अपार मतलब बहुत ज्यादा, अपार मतलब क्या होता है बहुत, याद रखेंगे अपार मतलब क्या होता है बहुत, क्षति, क्षति मतलब हानि, क्षति मतलब क्या होता है हानि, बिल्कुल याद रखेंगे हानि होता है, क्या होता है हानि। कहता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात मतलब अचानक आती है और बहुत कम समय में जन धन यानी कि जान माल का अपार माने बहुत ज्यादा क्या होता है हानि पहुंचा देती है। क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचा देती है और ये हमें संकट के स्थिति में ला देती है। यही चीज जो है हमें संकट के स्थिति में ले आती है। संकट के स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भी भयानक घटना आपदा कहलाती है। संकट के स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भी भयानक जो घटना होता है उन सभी घटनाओं को हम लोग आपदा कहेंगे, आपदा कहलाती है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में, हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के भारी खतरे में डालने वाली अकस्मात मतलब अचानक घटने वाली जो घटना होता है वही आपदा होता है। और आपदा को हम लोग अंग्रेजी में डिजास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजास्टर, यानी कि आपदा कहलाते हैं, आपदा होती है। क्लियर। चलिए आपदा के बारे में अगर जाने, आपदा से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आप इसी तरह से जानेंगे, सारे के सारे प्रश्न उत्तर आपका कंप्लीट होने वाला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन आवश्यक क्यों है। आपदा प्रबंधन, पहले तो आपदा जाने हम लोग। आपदा का मतलब अचानक घटने वाली घटना, प्रबंधन मतलब होता है अवेलेबल कराना। क्या होता है, अवेलेबल, प्रबंध करने वाले को चीज को हम लोग प्रबंधन बोलते हैं। अब आपदा प्रबंधन मतलब ये आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है, आपको पता होना चाहिए। आपदा प्रबंधन मतलब आपदा जो घटने वाली घटना है उसको बचाव के उपाय को आपदा प्रबंध कहते हैं। आपदा प्रबंध क्यों है तो वो बात हम बताते हैं क्या है, क्यों है। पहली बात अगर सुने तो बिल्कुल याद रखेंगे, आपदा प्रबंधन आवश्यकता आपदा के पहले, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता कब है,
आपदा के पहले, यानी पूर्व माने पहले होता है, क्या होता है पहले, तो आपदा के पहले एवं पश्चात माने बाद में, पश्चात मतलब क्या होता है बाद में, बिल्कुल याद रखिए। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता जरूरत आपदा के यानी एक्सीडेंट के पहले होता है या एक्सीडेंट के बाद होने वाली क्षति को, जो क्षति जो हानि होता है उसको कम करने या बचने से है। आपदा प्रबंधन जरूरी हमें क्यों है, तो आपदा प्रबंधन आपदा आने से पहले, घटना घटने के पहले या बाद जो क्षति होता है उन क्षति को कम करने या उससे बचने के लिए आपदा की आवश्यकता होता है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होता है। कहता प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा, प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि यानी कोई भी हो, इन सभी घटित होने वाले अत्यधिक यानी अधिक मात्रा में जैविक और अजैविक, जैविक संसाधन मतलब जीव जंतु, अजैविक संसाधन जो जीव जंतु नहीं निर्जीव वस्तु हो, तो जैविक यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों संसाधनों का नुकसान होता है। और इसी संदर्भ में लोगों के विशेष प्रशिक्षण दे करके और उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहता है। कहता इसी विषय में लोगों को ट्रेनिंग दे करके और इससे बचाव के राहत के लिए उपाय ढूंढना जो होता है यही आपदा प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। क्लियर, आपदा प्रबंधन तो समझे कि आपदा प्रबंधन हमें जरूरत पड़ता है। आपदा प्रबंधन आखिर होता क्या है, आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग जानेंगे, साथ में देखेंगे आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए कि आपदा प्रबंधन के करने का उद्देश्य, मेन उद्देश्य, लक्ष्य क्या होता है, इसका एम क्या होता है, तो ये समझिए। पहले अगर बात करें उत्तर से, तो आपदा कोई भी हो सकता है, आपदा जो है कोई भी हो उसका प्रबंध अनिवार्य है, उनका जो अवेलेबल जो होता है उपाय करना बिल्कुल अनिवार्य है, जरूरी है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, विकास का काम रुकते हैं, अवरुद्ध मतलब रुकना होता है, क्या होता है रुकना, बिल्कुल याद रखेंगे रुकना। कहता है कि आपदा से न केवल विकास का काम रुकते हैं अवरुद्ध होते हैं, बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधा उपस्थित होते हैं। कहता है कि विकास का काम रुकता है बल्कि उसके विकास के काम में रुकावट या उसमें बाधा भी बनते हैं। कहता है कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता, कोई भी प्रबंध का काम जो है तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं हो, आम लोगों की सहभागिता नहीं होती है। आम लोग जब तक उसमें अगर मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं और सब मिल करके उसका निवारण नहीं करेगा तब तक ये काम सहभागिता नहीं होगा। कहता आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय के लिए किए जा सकते हैं। कहता वे निर्णय की दीर्घकालीन में क्या होता है, प्रबंध हेतु आवश्यक होते हैं। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए प्रबंध करना आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान मतलब पहले ही अनुमान, कोई आपदा आने से पहले अनुमान लगा करके या पूर्व जानकारी से अपने आसपास के घटना वाली किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। और उत्तर बिहार के लोग को कोसी की विनाशशीलता से बचने के लिए आपसी सहयोग से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली है। कहता है कि उत्तर बिहार, हमारे भारत के अगर उत्तर भारत के राज्य है बिहार, अब बिहार के उत्तर बिहार ऐसा है जो कोसी ऐसा नदी है, कोसी नदी जो हमेशा ये बर्बाद है, साथ में कह सकते हैं कि बदनाम है, किसके लिए, बाढ़ लाने के लिए। और इतना बाढ़ तबाही मचाता है इसलिए बदनाम, और बदनाम के कारण उसे हम क्या बोलते हैं, कोसी यानी बिहार का शोक नदी बोलते हैं। बिहार को शोक यानी कि दुखी कर जाता है बिहार को, यानी बिहार का शोक कोसी नदी जो उत्तर बिहार को बिल्कुल तबाह करके रख देता है। और इसीलिए कहता है कि वहां पर इतना बाढ़ आता है उत्तर बिहार के लोगों को कोसी नदी विनाशशीलता यानी विनाश लाते रहता है, तो विनाश लीला से बचने के लिए आपसी सब आपस में बाढ़ के लिए सहयोग करते हैं और उसे अनुरूप जीवन शैली बना ली है, यानी कि उसी के अनुरूप जीवन जीने के लिए वो लोगों ने एक ढाल बना लिया है। तो ये इसका क्रिया क्या होता है, उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य यानी इससे बचने के लिए, आपदा से बचने के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा समझे, आपदा का उद्देश्य समझे, आपदा
किस लिए हमें आवश्यकता है, ये समझ गए। अब हम लोग समझेंगे आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन में तो जानना है, तो बिल्कुल हम लोग को ये जानना है कि उत्तर में कि आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, आपदा चाहे जिस प्रकार के हो, प्राकृतिक हो या मानव जनित यानी मानव निर्मित आपदा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, इससे धन और जन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। बिल्कुल सही बात है। आपदा चाहे जैसी हो, घटना चाहे जैसी घटे, घटना अगर घटा है तो उससे जन और धन, कहता है कि जन और धन यानी जान माल का अपार, अपार मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, क्षति होता है। और इस संभावित अपार यानी बहुत ज्यादा क्षति को कम करने के उपाय ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको कम करने के उपाय को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का उपयोग है। आपदा प्रबंधन में जब आपदा आता है तब आपदा के प्रबंधन में सबसे ज्यादा जो सहयोग करने वाला जो चीज है वो क्या है, उपयोग करने वाला उपग्रह। अब आपको बताते हैं, जब कोई एरिया ऐसा हो, जब बाढ़ आए या भूकंप आए, बिजली का तार टूट जाना, कहता है केबल टूट जाना, टेलीफोन का उजड़ जाना, ये सारा चीज जब खत्म हो जाता है, जब सारा संचार पूरे दुनिया से कनेक्शन उसको खट जाता है, तब उस समय उपग्रह फोन का यूज काम लिया जाता है। और उपग्रह फोन जो होता है, सैटेलाइट जो वायुमंडल में भेजा गया है, अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट, उस सैटेलाइट से वहां का खबर ले आता है, वहां से आराम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप बात कर सकते हैं सैटेलाइट से। तब बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करके और वहां के खबर लेकर के वहां के जानकारी या वहां पर होने वाले उपलब्ध को पहुंचाया जा सकता है। तो उस समय सैटेलाइट का यानी कि उपग्रह फोन का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया था। तो ये इसका उपयोग है। अब सुनेंगे बहुत अच्छे से। कहता है कि उपग्रह फोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन है। कहता है कि उपग्रह फोन जो है आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला साधन है। और ऐसे फोनों के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। कहता ऐसे फोनों के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। और ये फोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज एवं डाटा का संचार प्रदान करते हैं और एवं इन्हें सुविधा अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है। इन्हें सुविधा के अनुसार आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, लाने ले जाने का काम कर सकते हैं। किसे? आपका उपग्रह फोन को। क्लियर? चलिए आगे हम लोग अगर बढ़े तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए कि आपदा प्रबंधन जब होता है उस समय सरकार क्या भूमिका निभाती है। अब सरकार की भूमिका के बारे में जानिए, उत्तर जानेंगे। आपदा प्रबंधन में सरकार की अहम भूमिका है। आपदा प्रबंधन में सरकार की अहम भूमिका है, यानी मेन भूमिका जो होता है सरकार की होती है। सरकार से संबंधित या तो क्षेत्र हो या विशेष, कहता क्षेत्र विशेष में आने वाले, कहता आपदा की पूर्व आशंका, पूर्व अनुमान लगा करके, पूर्व आशंका लगा करके और उसको ज्ञान होता है। अतः आपदा आने के पहले एवं आपदा आने के पश्चात यानी बाद, दोनों ही स्थिति में सरकार, दोनों ही स्थिति के लिए सरकार द्वारा नीतिपरक मतलब नियम के ऊपर एवं प्रशासनिक तैयारियां करना आवश्यक हो जाता है। और इसके अंतर्गत वैकल्पिक संचार व्यवस्था, राहत कैंप व्यवस्था, कहता आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं अन्य कार्य को करना शामिल हो जाता है। और ये कौन करता है? ये हमारा सरकार करता है। तो ये सरकार जो है बहुत महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी काम करता है, यानी अहम भूमिका होता है आपदा प्रबंधन के समय में सरकार का। ये हमारा स्पष्ट होता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्राकृतिक आपदाएं एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, मानव जनित आपदा क्या होता है, इसे उदाहरण सहित आपको बताना है। प्राकृतिक आपदा किसे? वैसा आपदा जिससे भगवानिक होता है, या कह सकते हैं वैसा आपदा जिसे इंसान के संभव से दूर हो, वैसा आपदा जो अपने से खुद प्रकृति के रूप में घटता है, तो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और वैसा आपदा जिसको घटने में मानवों का हाथ होता है,
और जिसमें मानव का, इंसान का हाथ हो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। अगर बात समझे उत्तर के लिए, तब प्रकृति आपदाएं एवं मानव जनित आपदा में भिन्न अंतर है, कई सारे अंतर है। पहला सुनिए प्रकृति का आपदा के बारे में। हमारे वातावरण में घटित होने वाले वैसी घटनाएं जो प्रकृति कारणों से उत्पन्न होती है, प्रकृति आपदा कहलाती है। हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्रकृति कारणों से उत्पन्न होती है, वो प्रकृति आपदा कहलाती है। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सारे के सारे प्रकृति का आपदा है। मानव जनित आपदा, देखिए एग्जाम्पल के साथ में परिभाषा दे दीजिए, एग्जाम्पल के साथ में आपका काम कंप्लीट। साथ में कहता है मानव जनित आपदा, तो वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारणों का, जिसके घटित होने का फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों को हानि पहुंचती हो, मानव जनित आपदा कहलाती है। और जैसे रेल जो मानव बनाते हैं, रेल कौन बनाता है? मानव बनाता है। और जब भूकंप वगैरह अच्छा कुछ हो या रेल एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें मानव को बनाया है और मानव से ही एक्सीडेंट हुआ है, तो मानव जनित आपदा है। कहता रेल आवागमन जो होते हैं उसका टूट जाना, युद्ध हो या आतंकवाद हो, महामारी हो या सांप्रदायिक दंगे हो, इन सब के सब मानव जनित आपदा। और ऐसे आपदा को हम लोग यानी प्राकृतिक और मानव जनित आपदा कहते हैं। और ये दोनों का अंतर आपका यानी कि उदाहरण के साथ प्रस्तुत होता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। हाँ, आप कभी कभी 2-3 लाइन करके आप इसको अलग अलग कॉलम बना के भी लिख सकते हैं कि मानव जनित आपदा क्या है, प्रकृति आपदा क्या है, दोनों के बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हैं, तो ये भी अच्छा आपका है। तो आप अथी दे दीजिए, दोनों का डिफिनेशन दे दिया, साथ में उदाहरण दे दीजिए, ये सबसे बेस्ट आपका आता है। आगे अगर देखते हैं तो कहता है कि बिहार एक ऐसी सर्वाधिक आपातग्रस्त, कहता है कि आपदाग्रस्त राज्य है। कैसे? बताइए कि बिहार एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है, वो कैसे है ये आपको बताना है। पहले तो अगर उत्तर में जाने तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कई प्रकार की प्रकृति आपदाएं आती रहती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कई प्रकार के प्रकृति आपदाएं आती रहती है। यहाँ मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात, कहता है कि भूकंपीय आपदा आती है। और बाढ़ तो बिहार के नियत बना हुआ है, ये लगातार आते ही रहता है, ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन आते रहता है, हर एक साल आते रहता है। कोसी में, कौन सी नदी में? कोसी नदी में, यानी उत्तर बिहार में। तो बिल्कुल याद रखेंगे, बाढ़ तो बिहार के नियत बन गई है। उत्तर बिहार के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की परेशानी से को झेलते हैं। और सूखा का प्रभाव दक्षिण पश्चिम जो मध्य दक्षिणी बिहार है, ये सारे के सारे झेलते रहते हैं। ये साथ में कहता कि तूफान का प्रभाव बिहार के उत्तरी और पूर्वी जिले अधिक पड़ता है। और भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है ये उत्तरी बिहार और सीमावर्ती क्षेत्र में भी पड़ता है। यानी बिहार में हर एक आपदा, सारे के सारे आपदा बिल्कुल मौजूद है। अगर बात करें उत्तर बिहार में क्या है? बाढ़ वाला क्षेत्र है। दक्षिण बिहार की बात करें, सुखाड़ वाला एरिया है। साथ में अगर बात करते हैं हम लोग तूफान के बारे में, तो उत्तर और पूर्वी जिला जो है ये अधिक ज्यादा तूफान से ग्रसित रहते हैं। और इसके साथ भूकंप की बात करें तो ये उत्तरी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादातर भूकंप आपका आते रहता है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र जो बिहार का है वो पहाड़ी इलाका है, नेपाल के सटे हुए, और पहाड़ी इलाका में भूकंप आने की संभावना थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आग आपदा के समय कौन सा उपाय करना चाहिए? आग है वो आपदा के समय, आग वाले आपदा के समय में कौन सा उपाय करना चाहिए? तो आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना चाहिए। आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना चाहिए। साथ में घायल जो है उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार देकर के अस्पताल पहुंचाना चाहिए। कहता है कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालिए, जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार देकर के तुरंत कहाँ पहुंचाइए? हॉस्पिटल पहुंचाइए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना तथा बर्फ से सलाहना, कहता है कि बर्नौल आदि का उपयोग करना चाहिए।
साथ में आग के फैलाव को रोकना चाहिए, बालू मिट्टी और तालाब के जल उस पर फेंकना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। यदि बिजली से आग लगी हो तो सबसे पहले बिजली का तार को क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। तो इस तरह से कई सारे उपचार हम कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं आग को खत्म करने के लिए या आग आपदा से बचने के लिए। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो इसमें कहता है कि भूकंप के प्रभावों को कम करने के वाले 4 उपाय को लिखिए। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपाय लिखना है, जिसमें हम लोग पहले अगर बात करें तो भूकंप के प्रभाव को अगर बात करें कम करने के लिए 4 उपाय निम्न है, जो लिखिए कौन से हैं। पहले अगर बात करें तो देखिए, भवनों को आयताकार होना चाहिए। भवन जब भी घर बनाइए तो आयताकार घर बनाइए, भूकंप रोधी घर होते हैं। और साथ में नक्शा साधारण होना चाहिए। दूसरी बात कि लंबी दीवार को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कॉलम में होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि नींव मजबूत होना चाहिए और भूकंप रोधी होना चाहिए। नींव जो हो वो मजबूत होना चाहिए, आधार बेस है मजबूत होना चाहिए, साथ में भूकंप रोधी होना चाहिए। और चौथा कहता है कि दरवाजे और खिड़की की स्थिति जो होता है कि भूकंप रोधी होनी चाहिए। दरवाजे और खिड़की भी उसका स्थिति क्या होना चाहिए, भूकंप रोधी होनी चाहिए। तो ये सारे उपाय होता है जो भूकंप को कम करने वाले उपाय है। साथ में अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि तूफान महोर्मी क्या है। तूफान महोर्मी आखिर क्या है, या कह सकते हैं कि तूफान जो है इसके बारे में आप बताइए कि ये क्या है। तो बिल्कुल याद रखेंगे तूफान आखिर है क्या, या तूफान आपदा क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है तूफान आपदा क्या है, तूफान क्या है, तूफान के बारे में बताइए। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में बंगाल के खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है। कहता अक्टूबर नवंबर के महीने में बंगाल के खाड़ी में भयानक क्या आती है, चक्रवात आता है। आगे कहता है कि जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय जो राज्य है वहां पर तूफान महोर्मी आता है। क्या आता है, तूफान महोर्मी आता है। और इससे समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदियों के मुहाने से प्रक्षेपित करते हैं, कहता प्रेषित करते हैं। और प्रेषित करके यह जल जो है नदियों में चढ़ करके आप विस्तृत क्षेत्र में जलमग्न कर देता है। और जिससे धन और जन जानमाल की अत्यधिक मात्रा में हानि होती है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है। और पेड़ और जो मकान होते हैं सारे के सारे गिर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तूफान महोर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तूफान महोर्मी। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो हम लोग अच्छे से याद रखने वाली क्या है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में बंगाल के खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्य में तूफान महोर्मी आता है। क्या आता है, तूफान महोर्मी आता है। और इससे समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदियों के मुहाने से ऊपर प्रेषित करता है। इतना प्रेस करता है, तेज से करता है कि जल जो है यह जल नदी में चढ़ जाता है, यह जल नदियों के द्वारा चढ़ जाता है और विस्तृत मतलब क्षेत्र में यानी खेतों में फैला देता है। और फैला करके जल मगन करता है, सारों जगह जल ही जल दिखाई पड़ता है। और ऐसे करने से जन और धन दोनों के क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में हानि होती है। अब बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है, पेड़ और मकान ध्वस्त हो जाते हैं। पेड़ और मकान क्या होते हैं, ये सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर पॉइंट होता है 12 नंबर क्वेश्चन, भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 उपाय को उल्लेख कीजिए। अब सुनिए पहले नंबर से, कहता है कि जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन होता है तो कहता है कि उसे भूकंप कहते हैं। बिल्कुल याद रखें, जब बाहरी या भीतरी आंतरिक अंदर के हो या बाहर के कोई कारण से जब पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है या पृथ्वी डगमगाने लगता है, और इसी कंपन को क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। हमारे धरती के भूपटल हो या भूमि के कंपन को भूकंप कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल याद रखिए, भूमि के कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के कुछ उपाय है, तो निम्न उपाय है। पहला उपाय कि भूकंप रोधी मकान का निर्माण करना चाहिए। और दूसरा उपाय है कि इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए कि भूकंप से कैसे बचा जा सके।
क्लियर। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप एवं सुनामी विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। पहले अगर बात करें, ठीक है, भूकंप और सुनामी के एक प्रकृति आपदा है, बिल्कुल सही है। भूकंप और सुनामी जो है एक प्रकृति आपदा है और इससे काफी विनाश होता है। अब इससे बचने का उपाय समझे। भूकंप से बचने का उपाय बात करें, विभिन्न कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका कहता है कि भूकंप एक सटीक पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। कहता है भूकंप का सटीक मतलब भूकंप के पहले ही इसका अनुमान लगाना चाहिए, कहां भूकंप आने वाला है, कितना तेजी से आने वाला है, और उसका अनुमान लगा करके लोगों को सचेत कर देना चाहिए। कहता भूकंप रोधी मकान बनाया जाना चाहिए। अगला कहता है कि जनता को जागरूक बनाया जाना चाहिए। साथ में विद्यालय में बच्चों को भूकंप की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि लोगों को ये पता हो कि भूकंप से कैसे बचा जा सके, यानी ट्रेनिंग की तरह से उसको प्रशिक्षण देना बिल्कुल जरूरी है। साथ में सुनामी के बारे में जानेंगे तो सुनामी से बचने के विभिन्न तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। पहला सुनिए, कहता समुद्र के नजदीक तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। पहली बात कि समुद्र के किनारे तटबंध का निर्माण करना चाहिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय कहता है तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए ताकि वो अपने में सिमट करके और सारे धारा को रोक ले। तो ये मैंग्रोव वन या कहते बड़े बड़े कंक्रीट का जो पथरीला जगह जगह होता है वो सारे चीज देना चाहिए। तो दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय कहता है तटीय क्षेत्रों में नजदीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी जो तटीय जो किनारे वाले समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन सभी को ट्रेनिंग देना चाहिए भूकंप से सुनामी से बचने के लिए। चौथा उपाय है कि सुनामी से प्रभावित क्षेत्र में कहता तत्काल मदद पहुंचना चाहिए, यानी जो क्षेत्र में भूकंप आया सुनामी आ रहा है उस क्षेत्र में मदद के लिए तुरंत यानी बहुत जल्दी क्या करना चाहिए, वहां प्रबंध करना चाहिए, मदद के लिए लोगों को प्रबंध करना चाहिए। तो ये बिल्कुल कई सारे उपाय होते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन कि भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन सा है। भूकंप का अधिकतम प्रभावी वाला जो क्षेत्र है वो कौन है। तब यह भूकंप की तीव्रता दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र जो है इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल, सीमावर्ती क्षेत्र, गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। कहता है कि इसे जोन 5 में रखा गया है, इसे जोन 5 में रखा गया। बिल्कुल याद रखिए, यह भूकंप तीव्रता के दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। हमारा जो इंडिया है वो 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इसमें से भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार और नेपाल, सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात के कच्छ प्रदेश जो है इसमें शामिल होता है और इसे जोन 5 में रखा गया है। इसमें भूकंप वाले जोन कितना में रखा गया है, 5 में रखा गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर कहता है कि भूकंप क्या है। भारत के प्रमुख कंपन, भारत के प्रमुख कंपन है ना, कंपन बिल्कुल याद रखेंगे। कंपन क्षेत्रों विभाजित करने हुए और सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दे करते है ना, विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दे। पहले नंबर पॉइंट देखिए, कहता कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। कहता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। अब पृथ्वी के अंदर वाले भाग में उत्पन्न जो कंपन होते हैं तो इसी कंपन यानी कि इसी थरथराना डगमगाने को हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र से द्वारा क्या किया जाता है, अध्ययन यानी कि अलिखित मापते हैं। कहता है कि भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, भूकंप के तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र से क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और गणितीय अगर मापन बात करें तो गणितीय पैमाना में रिएक्टर स्केल होता है। क्या होता है, रिएक्टर स्केल द्वारा इसको मापा जाता है। अगर बात करते हैं भारत को निम्नांकित भूकंप क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाना चाहिए तो इसमें आता है पहला जोन में कौन आते हैं, इसके अंदर भारत के दक्षिणी पठारी भाग आते हैं जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है। द्वितीय जोन में आता है, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान आते हैं जहां भूकंप की तीव्रता कम होती है, इसमें नहीं के बराबर।
पहले जोन में नहीं के बराबर, द्वितीय जोन में बहुत कम होता है, और तृतीय जोन में इसके अंतर्गत मुख्य गंगा सिंधु के मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं, और इसमें तृतीय जोन हो गया जो इसके दूसरे के मुकाबले ज्यादा भूकंप आता है। और चौथे जोन में आता है इसके अंतर्गत कथा शिवालिक हिमालय के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग और असम घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे के सारे भूकंप से अधिक खतरनाक क्षेत्र में आते हैं। चौथा जोन और पांचवा जोन समझिए कि इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग और सिक्किम राज्य के सम्मिलित जो भूकंप के सर्वाधिक खतरा को क्या कहते हैं, चित्र मानते हैं। तो सबसे ज्यादा भूकंप जो आता है ये जोन 5 में आता है, कम आता है 5 से थोड़ा कम आता है जो 4 में आता है, 3 में और कम आता है, 2 में सबसे कम आता है, और नहीं के बराबर जोन 1 में आता है। तो इस तरह से भूकंप आने वाले जो क्षेत्र है उनको जोन में बांटा गया है, जो 5 जोन में बांटा गया। कितने जोन में? 5 जोन में। अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र में क्या अंतर है। देखिए भूकंप केंद्र जो होते हैं और अधिक केंद्र, जो भूकंप केंद्र होते हैं, एक तो होता है कि जो पृथ्वी का केंद्र होता है, और एक भूकंप आने वाला जो केंद्र जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ उस केंद्र को बोलते हैं भूकंप केंद्र। अब समझिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कंपन भूकंप कहलाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है। सही बात है। पृथ्वी के जो सबसे ऊपर बड़ा परत है वो कांपेगा या डगमगाएगा, डोलेगा, कंपन करेगा, थरथराएगा, उसी को भूकंप कहते हैं। और भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित एक क्या होता है, विदय से होता है। कहता है भूकंप वहां से पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत से नहीं होता है, सबसे भीतरी परत में होता है। सबसे भीतरी परत में जब भूकंप होगा तो उस ध्यान को ही कंपन केंद्र कहते हैं। उस ध्यान जहां से भूकंप उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं, कहता कंपन केंद्र कहते हैं। कहता भूकंप केंद्र अधिक गहराई में उत्पन्न होने वाले उसके प्रभाव को कम होता है, और भूकंप केंद्र से कहता कि उठन यानी उपटन वाले यानी शुरुआत होने वाला जो तरंग होते हैं उसके कहता है कि समकार पर चल करके और धरातल क्या, धरातल बिल्कुल याद रखेंगे, धरातल के जिस भाग पर सबसे पहले यानी प्रथम बार सबसे पहला बार पहुंचती है वो धरातल के उस भाग को अभिकेंद्र कहा जाता है। बिल्कुल याद रखें। अभिकेंद्र पर भूकंप की तरंग का प्रभाव अधिक मिलता है, और अधिक केंद्र में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप क्या होते जाता है, कम होते जाता है। बिल्कुल याद रखिए। सबसे आसान और सही तरीका मैं आपको समझाने का प्रयास करें तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या हमारा मान लीजिए गोलाकार भाग जो है पृथ्वी है, हमारा गोलाकार भाग क्या है, पृथ्वी है। अब गोलाकार भाग में मान लीजिए अगर यहां से भूकंप निकलना शुरू हुआ तो जिस एरिया से भूकंप निकलना शुरू होता है, इस एरिया से भूकंप निकलना शुरू हुआ, इसे भूकंप केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे भूकंप केंद्र बोलते हैं। और ये वाला भाग जो है बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल फैलते हुए जाता है, यानी इतना दूर में ये भूकंप, बिल्कुल इतना दूर में एरिया में ये भूकंप आया, और इतना दूर में जो भूकंप आया तो इतना दूर के एरिया वाला जो बीच वाला जो भाग यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह के बीच वाले भाग को अधिक केंद्र कहते हैं। इसको भूकंप केंद्र और इसको अधिक केंद्र कहते हैं। और इससे यहाँ पर क्षेत्र में घटना बहुत ज्यादा होता है, और इसके जितना दूर तक जाएगा, दूरी बढ़ेगा, इसका प्रभाव कमेगा, कंपन साथ में कमेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा भूकंप का प्रभाव होता है, यहाँ और इससे दूर जाएगा भूकंप का प्रभाव कम जाता है, और जो जहां से भूकंप निकलता है उसी को हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। कंप्लीट। चलिए आगे समझेंगे। अगला नंबर पॉइंट होता है 17 नंबर, सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका वर्णन करना है। अब सुखाड़ आपको पता है सुखाड़ किसे कहते हैं, जब औसत वार्षिक वर्षा से कम बारिश हो उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सुखाड़ वाले प्रदेश, सुखाड़ वाला एरिया कहते हैं। अब शुरुआत क्या होता है तो सीखिए। सुखाड़ हमारे जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव डालते हैं। पहला प्रभाव कि सूखा से कृषि उत्पादन कम हो जाते हैं। जब सुखाड़ होगा खेती कहाँ से करिएगा, जब पानी पड़ेगा नहीं, जब बारिश होगा ही नहीं, सूखा रहेगा तो हम लोग खेती नहीं कर सकते, तो खेती यानी फसल में के उत्पादन में कमी आ जाती है। कृषि कथा कि सूखा से कृषि उत्पादन में कम हो जाता है, क्योंकि इसके कारण कहीं तो फसलों को
क्या होता है, बुआई नहीं हो पाती। कहीं तो फसलों की और बुआई नहीं होती, और या तो बुआई के देर से हो पाती है, या तो बुआई होगा ही नहीं, या तो बुआई देर से होगा। आता कभी कभी बुआई अगर हो जाए, तब अगर अकाल पड़ जाए तो शुरुआत में तो आप बोरिंग चला करके, मोटर या हैंडपंप चला करके काम कर लीजिएगा, लेकिन आप उसको यानी कि पकते पकते तक आप उसको जल प्रोवाइड नहीं कराइएगा, जल स्तर जमीन का खत्म हो जाएगा, तो उस समय आधा % लोग छोड़ देते हैं, जिसके वजह से फसल सारा का सारा क्या होता है, जल जाता है, यानी कि सूख मर जाता है। तो इससे फसलों के उत्पादन में कमी आता है, कृषि का उत्पादन कम जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट होता है कि सूखा के स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ जाती है। सूखा जब आएगा तो ग्रामीण गांव के एरिया में जब खेती नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। और जब फसल उगेगा, जब बारिश होगा, लोग खेत में काम करेंगे, सबको काम मिलेगा, और लोग नहीं काम करेंगे तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ना ही बढ़ना तय है। क्लियर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सूखा के कारण पशु चारे की कमी हो जाती है। जब खेती नहीं होगा, फसल नहीं उगेगा, तब पशु का चारा कहां से मिलेगा, तब पशु चारण का भी क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। सूखा के कारण पेयजल, पीने वाला पानी भी खत्म हो जाएगा, पीने वाला जो पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में एक और समस्या होगा कि इससे खरीफ की फसल की बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ही खरीफ फसल की उत्पादन होता है, और इससे खरीफ फसल की बहुत ज्यादा क्या होता है, ह्रास होता है, कमी आ जाता है। तो ये सबसे मुख्य जो 5 को प्रभाव था ये क्लियर होता है। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कि सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन कीजिए। सुखाड़ का प्रबंधन, सुखाड़ का बचाव, सुखाड़ के उपाय के बारे में, प्रबंधन मतलब उपाय होता है, तो सुखाड़ के उपाय के बारे में वर्णन कीजिए। निम्नलिखित उपाय होते हैं सुखाड़ से बचने के लिए, कौन कौन उपाय होते हैं जो देखेंगे, और ये सारे क्लियर करते चलेंगे। अब पहले नंबर उपाय देखेंगे कि जल संग्रह करना। जब बारिश हो, जल को बचा कर रखिए, एक एक बूंद पानी का कीमत समझिए, और तब जाकर के इसको संग्रह कीजिएगा, तब क्या होगा, हम लोग सुखाड़ से बच सकते हैं। तो कहता है कि जल संग्रह क्षेत्रों में बांध बना करके, छोटे छोटे जलाशय बना करके, और उसे जल का संग्रह करेंगे। दूसरा नंबर कहता है कि सुखाड़ क्षेत्र में वृक्षों की सघनता में वृद्धि करके। तीसरा नंबर कहता है कि शुष्क फसलों की बुआई एवं ड्रिप सिंचाई की विधि से। मान लीजिए कि हम बहुत ज्यादा सुखाड़ वाले क्षेत्र में पेड़ लगाएंगे, तो जितना ज्यादा पेड़ लगता है, कहा जाता है उतना ज्यादा बारिश होता है, और ये सही बात है। जिस क्षेत्र में जितना पेड़ होगा उतना बारिश होगा, और जब जितना बारिश होगा सुखाड़ का स्थिति नहीं होगा। अगली बात कहता है कि शुष्क फसल, यानी कि जो शुष्क फसल है, गर्मी के मौसम में जो फसल होता है, वहां पर ड्रिप सिंचाई, यानी कि बारिश वाला जो फुहेरा वाला जो होता है उसके द्वारा सिंचाई करना चाहिए, ना कि मेलमनिया एक खेत से 2 खेत, 2 खेत से 3 खेत पानी से पट रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल बुआई जो होता है ड्रिप सिंचाई द्वारा करना चाहिए। आगे सुनिए, कहता है कि नहरों द्वारा सूखे क्षेत्र में जल पहुंचा करके नहर बना दीजिए। जिस वैसा क्षेत्र जहां पर सुखाड़ वाला एरिया है, वहां पर नहर के द्वारा वहां पर पानी पहुंचा करके आज जल प्रोवाइड कराइए। ये सबसे सरल उपाय होता है। तो इन 4 उपाय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय हुआ, क्या करने का, सुखाड़ को खत्म करने का, सुखाड़ को बचाने का उपाय हो गया। क्लियर। चलिए आगे समझेंगे। कहता सूखे के परिणाम का उल्लेख कीजिए कि सूखा जब हो जाएगा, सुखाड़ पड़ जाएगा, तो कौन कौन से परिणाम रिजल्ट होते हैं। देखिए, सूखे के स्थिति में फसल नष्ट हो जाने से खाद्यान्न मतलब खाने वाला जो अन्न है ये उत्पादन कम हो जाता है, जिससे खाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी खाद्यान्न समस्या, जो खाने की समस्या वो उत्पन्न हो जाती है। कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थिति को अकाल कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति को अकाल कहा जाता है, और फसल के सूखने के कारण मवेशी मतलब जानवरों के लिए चारा का अकाल भी हो जाता है। जब हम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, अकाल पड़ जाएगा, तो जानवरों के लिए भी चारा का अकाल पड़ जाता है। साथ ही सभी जीवों के लिए जल की अभाव हो जाता है, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, किसी भी जीव हो, हर एक सजीव, जितने सजीव हैं सभी जीवों के लिए पीने वाला पानी का भी क्या पड़ता है, अकाल पड़ जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर देखिए 20, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। सुनामी, सुनामी से बचाव के लिए उपाय बताइए कि सुनामी प्रबंधन का उपाय क्या क्या है। सुनामी प्रबंधन, सुनामी से बचने के निम्नलिखित तरीके हैं। अब ये तरीका में पहला तरीका देखेंगे, समुद्र के नजदीक तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। समुद्र के नजदीक तटबंध का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि तटबंध के किनारे, तटबंध मतलब समुद्र के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए।
तीसरा नंबर कहता है कि तटीय क्षेत्रों में नजदीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। जिस क्षेत्र में सुनामी आया है उस क्षेत्र में तत्काल इमरजेंसी वहां पर जाकर के मदद कीजिए। तो ये सबसे बड़ा काम होता है सुनामी से बचने का उपाय में। अगली अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कितना दमदार है। कहता है सुनामी से आप क्या समझते हैं, आखिर सुनामी है क्या। तो सुनामी के बारे में आपको बताते हैं, सुनामी से बचाव के कुछ उपाय। अब सुनिए सुनामी आखिर है क्या। तो समुद्री एरिया, जिस समुद्री एरिया में जब समुद्र के नीचे तली में भूकंप आता है और भूकंप आएगा तो उसका पानी जो होता है इतने कई मीटर तक ऊंचे तक उछाल मारता है, और उछाल मारते हुए किनारे वाले यानी तट पर जो प्रदेश जो तटीय एरिया है वहां पर इतना भयानक तबाही मचाता है, और उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को सुनामी कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल से, यानी जो भूकंप आते हैं हलचल होते हैं, उसी को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में मानव, जीव जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग आदि को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसका उपाय समझिए। क्या होता है कि समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए, मैंग्रोव वनस्पति को लगाना चाहिए। आगे कहता है कि समुद्री जो तटीय क्षेत्र है वहां पर कंक्रीट के तटबंध बनाना चाहिए, सीमेंट का और क्या जगह सीमेंट का और पथरीले एरिया का क्या बनना चाहिए, अति बनाना चाहिए, दीवार बनाना चाहिए, यानी तटबंध बनाना चाहिए, दीवार बनाना चाहिए। तीसरा नंबर कहता है कि समुद्री क्षेत्रों के समीप, समुद्री क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, यानी प्रशिक्षण करना चाहिए कि कैसे लोग इससे बच रह सके। अगला नंबर चौथा नंबर कहता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी का पूर्वानुमान यंत्र के सहारे से पहले ही सूचित किया जाना चाहिए। यानी समुद्री क्षेत्र है, एरिया है, वहां पर पहले ही इसका अनुमान लगा लेना चाहिए कि कहां पर कब अति सुनामी आने वाला है, और उसका अनुमान लगा करके समुद्री एरिया में रहने वाले सबको पहले ही सूचना देना चाहिए, और साथ में उन सबको सूचित कर देना चाहिए सहारा देने के लिए कि यहाँ पर सुनामी आने वाला है, और सब लोग मतलब इधर उधर हट जाएंगे। अगला नंबर कहता है पांचवा नंबर कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करना चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी लोगों से क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ये सबसे बड़ा उपाय होता है। आगे की अगर बात करें तो ये हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सुनामी संभावित क्षेत्रों के गृह निर्माण पर अपना विचार बताइए कि सुनामी जिस एरिया में सुनामी आता है वहां पर कैसे घर बनाना चाहिए। तो इसके बारे में आपको बताना बिल्कुल जरूरी है और बिल्कुल क्लियर हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग सुनामी पर प्रभावित वाले क्षेत्र है, संभावित वाले क्षेत्र, वहां पर गृह घर कैसे बनाना चाहिए उस पर अपना विचार दीजिए। तो उत्तर में देखेंगे कि सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण तट से दूर किया जाना चाहिए। घर का जो बनाना है वो समुद्र से 200 किलोमीटर दूर, 200 मीटर तक दूर बनना चाहिए। समुद्र के तट से 200 मीटर दूर बनना चाहिए, क्या, घर बनना चाहिए। साथ में गृह का जो निर्माण कार्य समतल भागों की अपेक्षा सामान्यतः ऊंचे भागों पर किया जाना चाहिए, तथा मकान निर्माण इस प्रकार हो कि भूकंप और सुनामी लहरें को प्रभाव को कम कर सके, यानी कम से कम उसको प्रभावित कर सके, यानी भूकंप रोधी और सुनामी रोधी प्रभाव को वो सह सके। तो इस तरह से घर मकान बनाना चाहिए। क्लियर। आगे देखेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल आपका क्लियर होता जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ के स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का अपना वर्णन कीजिए। अब बताइए वर्णन करना, आकस्मिक, आकस्मिक मतलब अचानक, प्रबंधन मतलब उपाय का वर्णन करना है। अब सुनिए, बाढ़ जब आता है तो बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जानमाल एवं मवेशियों के, जानवरों के नीति यानी कि क्षति पहुंचाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, क्षति क्या होता है, क्षति पहुंचती है। और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आकस्मिक मतलब अचानक प्रबंधन से बात सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकाल करके और सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। कहता है, पहले सुनिए कि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जानमाल एवं जानवरों मवेशियों को
क्षति पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर, जब देखिए कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अचानक आकस्मिक मतलब अचानक प्रबंधन की बात सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्तियों को निकालने के, यानी जो जल से घिरे हुए व्यक्ति हैं तो डूब रहे हैं, उन सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का सबसे मेन काम होना चाहिए। उसके बाद मवेशियों को, जानवरों को तथा घर के आवश्यक सामग्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन, पेयजल यानी पीने वाला जल, वस्त्र और समुचित दवाएं का प्रबंध किया जाना चाहिए। ये होता है बाढ़ से की स्थिति में अपनाया जाने वाले सबसे पहला जो प्राथमिक उपचार वाला बात करें तो सबसे पहला आकस्मिक प्रबंधन होता है जो सबसे पहले करना चाहिए। अगली अगर बात करें तो ये देखेंगे बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ कैसे आती है, और नहीं पता तो हम बता रहे हैं कि बाढ़ कैसे आती है। जब बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश होता है, अत्यधिक मात्रा में जंगलों में, पहाड़ी वाले एरिया में बारिश हो, और पहाड़ी वाले में जो बारिश जब होगा तो नदियों में पानी आएगा। नदियों का जल स्तर इतना तेज होता है, जब अत्यधिक बारिश होता है तो नदियों का जल स्तर इतना तेज और उफान मारते हुए आता है कि जो नीचा वाला एरिया होगा, जो समतल से नीचे वाला एरिया हो, वहां पर नदी के जल स्तर से ऊपर पानी आता है और उफान मारते हुए यानी अगल बगल वाले जो क्षेत्र होते हैं, खेत होते हैं, उन सब में फैल जाते हैं। और जब फैल जाएगा तो उसी एरिया को, फैलने वाले प्रक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि बाढ़ आ जाता है, उसी को कहते हैं बाढ़ आ जाना। अब सुनिए पहले क्या होता है कि अधिक वर्षा होने के कारण, अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदियों के जल का जमाव हो जाता है। नदियों में जल जमा हो जाता है और साथ ही अवसाद मतलब कूड़ा करकट, कचरा जो होते हैं, उन सबको जमा होने के फलस्वरूप नदी का जल स्तर, नदी के जो तल है वो गहराई में कमी आती है, और कमी आने के कारण नदी का पानी ऊपर तक आ जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। नदी का तल जो है भरने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और नदी का तटबंध पर दबाव पड़ता है और फलतः तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल स्तर जो है या जल विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगते हैं, और उसी को फैलने वाले जो एरिया होता है उसी को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। याद रखेंगे, जब बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो रहा हो और नदी का बिल्कुल पतला नदी है और खूब बारिश हो रहा है और इसमें जा रहा पानी, और इतना कम होने की वजह से यह पानी इतना तूफान मारते हुए जाएगा कि चारों तरफ पानी बिल्कुल फैलना शुरू हो जाता है, और जो फैलने वाला जो पानी होता है इसी को हम लोग बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ से बचाव का सुझाव को लिखिए। बाढ़ से बचाव का कौन कौन सा सुझाव है, तो देखिए, हाथों से स्ट्रक्चर बनाना और इससे दो व्यक्ति एक दूसरे की कलाई पकड़ करके अस्थायी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये सबसे पहली उपाय है, सुझाव होता है। दूसरा बाबू कहता है ऊपरी कपड़ों द्वारा कहता स्ट्रक्चर बनाना, कहता ऊपरी कपड़ों द्वारा स्ट्रक्चर बनाना और कमीज आदि का प्रयोग करके कपड़ों के दोनों तरफ झंडे डाल करके स्ट्रक्चर बना करके घायल व्यक्तियों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, ले जाना। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर स्ट्रक्चर क्या होता होगा, स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। आप कभी भी हॉस्पिटल में देखे होंगे या एम्बुलेंस में देखे होंगे, जो रोगियों को एक अति लंबे ऐसे बांस वाले पर या अति लोहा का बना हुआ होता है, उसमें एक पट्टी दी होता है कपड़ा पर, और उसी को दोनों तरफ से पकड़े हुए रहते हैं, और बीच में एक अति जो मरीज होते हैं उनको लेटा देते हैं, लेटा करके टांग के ले जाते हैं। नहीं तो देखिएगा कभी कभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऐसा होता है कि उसमें गोरियां लगा हुआ होता है, यानी कि व्हीलर चक्का लगा होते हैं, और उसको उस पर लेटा दिया और लेटाने के बाद टेल करके ले जाते हैं, तो उसको भी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये कहता है कि दो बांस का या दो डंटे ले लिया जाए और साथ में कपड़े से दोनों डंटे में बांध दिया जाए, बांधने के बाद स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, बाहरी कपड़ा से बांध दिया जाए ताकि स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और उसमें उस आदमी को जो घायल व्यक्ति है उनको लाद करके और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये होता है काम स्ट्रक्चर का। आगे सुनिए, तीसरा नंबर कहता तैरने के लिए पीपों का प्रयोग किया जाता है। तैरने के लिए पीपों का प्रयोग किया जाता है। साथ में कहता है कि ट्यूब में हवा भरकर भी तैरने के लिए प्रयोग होता है। ट्यूब में हवा भरकर भी तैरने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और 5वां नंबर कहता है कि केले के पेड़ के तने का प्रयोग भी बचाव के लिए किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि केले का जो अथी होता है, तना होता है, उसको पानी में डाल दीजिए तो वो बिल्कुल नहीं डूबता है, तो उसका सहारा से आप तैर सकते हैं, बच सकते हैं, काफी दूर तक आप जा सकते हो। सहारा के लिए काफी आनंद, बहुत अच्छा होता है। साथ में ट्यूब भी होता है, वो तैरने के लिए, स्नान करने के लिए। आप देखे होंगे कभी कभी अथी वाटर पार्क में देखिएगा, तब आप देखने के लिए मिलेगा, या कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो नदी नाला में भी नहाने के लिए और गाड़ी मोटर का ट्यूब टायर लेकर के जाते हैं नहाने के लिए, है ना।
आगे देखेंगे अगला नंबर यानी 26 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में बाढ़ आने से 4 कारण बताइए कि बिहार में बाढ़ आने का 4 कारण क्या है। अब पहली बात कहता है कि बिहार में बाढ़ आने का 4 कारण निम्नलिखित है। पहली बात क्या कि उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है वो अपार जल राशि के कारण बाढ़ क्या आता है, लाता है। तो पहली बात आ गया। दूसरी बात समझेंगे, नदियों में सिल्ट के जमने से, नदियों में सिल्ट कूड़ा करकट को जम जाने से तली की गहराई कम हो जाती है और जिसके वजह से पानी इधर उधर फैल जाता है, बढ़ा जाता है। तो ये भी दूसरा उपाय होता है। तीसरा उपाय, बिहार में नदियों के मार्ग परिवर्तित करती है। बिहार में नदियां जो है इस रास्ता से जा रहा है, आज इस रास्ता से बहुत तेजी में बहने लगा और नीचा पड़ गया तो इसी रास्ते से मुड़ जाता है। तो ये है जो अपना रास्ता को चेंज करने के, परिवर्तित करने से भी बाढ़ आ जाती है। चौथा ऑप्शन कहता है कि उत्तर बिहार के मैदानी भाग के छोटे छोटे नदियां भी अतिवृष्टि से जल के क्या करते हैं, प्लावित होकर के बाढ़ का दृश्य उपस्थित कर देती है। तो ये भी चौथा कारण आपका हो जाता है। तो 4 कारण था, चारों के चारों कारण आपका क्लियर होता है। आगे अगर देखेंगे हम लोग तो देखिए कहता है कि बाढ़ के कारणों एवं सुरक्षा संबंधी उपाय का वर्णन कीजिए कि बाढ़ आने का कारण क्या है और उसके सुरक्षा कैसे करेंगे। तो बाढ़ की एक प्रकृति आपदा है और जिसके कारण अत्यधिक संख्या में जानमाल का क्या होता है, नुकसान होता है। बाढ़ एक प्रकृति आपदा है और इसका जो कारण होता है क्या कि अत्यधिक मात्रा में जानमाल की नुकसान होता है। अब इसका निम्नलिखित कारण समझिए। देखिए नदियों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा जल के पहुंचने से बाढ़ आती है। एक ही क्वेश्चन है, बार बार दे दिया है तो आप इसी बात को बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंज कर करके टॉपिक बिल्कुल एक में मिला सकते हैं। कहता है कि नदियों में अत्यधिक मात्रा में जल की पहुंचने से बाढ़ आती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वर्षा जल के साथ ही नदी की घाटी में कहता है कि मिट्टी का जमा होने से भी बाढ़ आती है। यानी वर्षा जल जब आएगा तब मिट्टी कट करके नदियों में आकर गिर जाता है तो नदियों का जल मतलब मुंह बंद कर देता है, जिसके वजह से भी बाढ़ आने का संभावना होता है। अगली अगर बात करें तब वनस्पति की कटाई के कारण बाढ़ आती है। वनस्पति जितना पेड़ पौधे कटेंगे बाढ़ की स्थिति उतना ज्यादा उत्पन्न होगी। साथ में चौथा नंबर कहता है कमजोर तटबंध के टूट जाने से भी बाढ़ आते हैं। जहां पर बांध कोई परियोजना बनाया गया, कमजोर बनाया गया हो तो वहां पर भी टूट जाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन हुआ। 28 और इसी में देखेंगे कि बाढ़ से सुरक्षा संबंधी निम्न उपायों को, इसको सुरक्षित रखने के लिए निम्न उपाय देखिए। पहला नंबर कहता है कि बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही, बाढ़ की जैसे सूचना प्राप्त हो उस क्षेत्र को लोगों को हटा देना चाहिए। जैसे पता हो कि इस क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है उस क्षेत्र के लोगों को हटा देना चाहिए। दूसरा बात कहता है कि बाढ़ पूर्व मतलब बाढ़ आने से पहले ही दवा का, खाद का, पीने का पानी सुविधा उपलब्ध कर लेनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि नदी के तटबंध का नियमित मरम्मत कार्य होते रहना चाहिए। नदी का जो तटबंध है, बांध है, उसका लगातार मरम्मत होते रहना चाहिए। चौथा ऑप्शन कहता है कि सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और प्राइवेट दोनों संगठनों की बात करता है कि राहत कार्य जारी रखना चाहिए या किया जाना चाहिए। और 5वां नंबर बात करता है कि मानव समाज को इस दिशा में जागरूक करने की आवश्यक है, यानी कि बाढ़ से बचने के लिए और जल के लिए, सुरक्षा के लिए। अगला बात करता है 28 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन कीजिए कि बिहार में बाढ़ की स्थिति कैसे होता है। तो बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा कोसी, गंडक, महानंदा नदी द्वारा कहता है प्रतिवर्ष बाढ़ लाया जाता है और जिससे कहता है कि मानव जीवन, पशु जीवन एवं फसलों को अपार क्षति पहुंचती है। और यही कारण है कि कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। यही कारण है, इसी की वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 29 नंबर, हिम संखलन क्या है, इसके प्रभाव किन किन राज्यों में पड़ता है। तो हिम संखलन मतलब हिम माने बर्फ, संखलन मतलब टूटला फूटला। अब कहता है कि वैसे पहाड़ जो बर्फों का बना हो और वो जब आपस में टूट टूट करके जब नीचे गिरते हैं उसी को हिम संखलन कहते हैं। और इसको एक कौन कौन से राज्य में होगा, पहाड़ी एरिया में होगा, क्योंकि बर्फ कहाँ के बनते हैं, पहाड़ों पर बनते हैं और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं वहां बनते हैं, तो वैसे वाले राज्य में होगा। कहता है कुछ नदियां के स्रोत हिमाच्छादित होता है। कहता है कि कुछ नदियों का जो स्रोत होता है हिमाच्छादित होता है। हिमाच्छादित मतलब क्या कि बर्फ के टूटने से और गलने से जो गलने वाला जो पानी गिरता है वो नदियों में गिरता है, तब जाकर के नदियों का निर्माण होता है और नदी का जल स्तर बढ़ते रहता है, नदियों का स्रोत होता है वो।
कहता कि बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से नदियों में अचानक बहुत अधिक पानी बहने लगता है। कहता है कि बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से नदियों में अचानक अधिक मात्रा में पानी बहने लगता है। मैदानी भागों में बहाव अवरोध मतलब रुक जाता है, रुकावट हो जाता है, और होने के कारण कहता किनारों पर तोड़ करके और अगल बगल क्षेत्रों में जलमग्न कर देता है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में इसके प्रभाव अक्सर यानी अधिकतर देखने को मिलता है, यानी अधिक रहता है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। कहता भूसंखलन। अब भूसंखलन बहुत अच्छा चीज है। जैसे हिम संखलन हिम को यानी बर्फ को टूटने से होता है, पिघलने से होता है, वैसे भूसंखलन भूमि को टूटने फूटने से होता है, यानी भूमि में, जमीन में, धरती में दरार फटने और उसको टूटने फूटने से होता है। अगर बात करते हैं भूसंखलन कई रूपों में होते हैं, और एक रूप 4 प्रकार के बताते हैं। पहली बात है कि शैल अथवा मृदा के अपवर्तन, क्या अब पतन इसमें अचानक टूट करके स्थानांतरित हो जाता है, यानी अचानक मिट्टी टूट करके ऊपर से नीचे, नीचे से इधर उधर बहने लगता है, यानी धूरी गर्दा उड़ करके होता है, तब उसको बोलते हैं। दूसरा कहता है कि संपन्न इसमें बड़े सेल टूट करके, यानी बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं वो टूट करके गतिमान यानी टुहल के इधर से उधर तेज हो जाता है, गिरते रहते हैं, इसको बोलते हैं। तीसरा नंबर अगर ऑप्शन कहो तो तीसरा नंबर समझेंगे कि प्रवाह इसमें लगातार, यानी लगातार जब पानी गिरते रहे, पानी हो, हवा हो या और भी कई चीज हो, जब गिरते गिरते धीरे धीरे करके और वो लंबे समय तक जारी रहेगा, यानी बूंदे बूंद कैसे धूरी करता उड़ते उड़ते करके, यानी छोटे छोटे कण तक लगातार बह रहा है, अब बहते बहते वहां पर कटा होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूसंखलन बोलते हैं। अगला नंबर कहता है कि वर्षा के पानी के साथ में मिट्टी और कचड़े का नीचे आना, ये भी भूसंखलन का ही है कि क्या होता है, रूप होता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर 5 देखेंगे, यानी 31 नंबर। कहता संचार उपग्रह के क्या कार्य है। अब सुनिए, संचार उपग्रह क्या होता है, तो जो अभी बताए थे संचार फोन या बताए थे उपग्रह फोन, वह सेम टू सेम यही काम करता है। कहता संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो सील स्टेशन, कहता कि कॉम सेट्स, कहता कि सेटकॉम्स, सेट फोन ही है, और कहता है इसमें सेटकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेट फोन उपग्रह आधारित फोन के टर्मिनल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, क्या होता है, मोबाइल होता है। कहता कि सी कम्युनिकेशन होता है, कहता ट्रांसपोर्टर निश्चित एक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है और उसे विस्तारित करके अन्य फ्रीक्वेंसी में मदद से पृथ्वी पर वापस भेज देता है। यानी पृथ्वी पर से कहाँ जाता है, पृथ्वी पर से वही यानी फोन में जाता है, यानी सैटेलाइट में जाता है, उपग्रह में जाता है, और उपग्रह से हमारे रेडियो में जाते हैं या किसी अन्य विभाग में जाते हैं, तो उसी को यानी ट्रांसफरेंट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरा जगह से हमारे वापस लौटने का काम करता है, परिवर्तित करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं संचार उपग्रह। क्या बोलते हैं, संचार उपग्रह। और अगला नंबर बात करें तो ये होता है 32 नंबर क्वेश्चन। कहता है प्राकृतिक आपदा काल में वैकल्पिक संचार साधनों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक आपदा काल में सड़क का, रेल मार्ग का, टेलीफोन लाइन के टूट जाने से संचार व्यवस्था भंग हो जाते हैं, जिससे बचाव और सहायता कार्य में कठिनाई होती है। कहता इस कठिनाई से बचने के लिए कहता हेलीकॉप्टर, नाव, मोबाइल, कहता कि वॉकी टॉकी का सहारा लिया जाता है, और वायरलेस और टेलीविजन की भी मदद पहुंचाने के सहायता होते हैं। कहता लाउड स्पीकर का भी सहारा लिया जाता है। वर्तमान में हैम रेडियो कहता वैकल्पिक व्यवस्था में उत्तम साधन है, और इससे टावर इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। जो वॉकी टॉकी होता है इसे टावर के लिए कोई जरूरत नहीं होता, ये ऐसे ही कार्य करता है, तो इसलिए इसकी जरूरत होती है। कहता इससे संबंध बनाने का कार्य कहता सैटेलाइट से होता है। जो वॉकी टॉकी होते हैं, हेम रेडियो जिसको वॉकी टॉकी बोलते हैं, इसे बिल्कुल क्या से कहता इसका संबंध बनाने का काम सैटेलाइट करती है, और उसी को संचार उपग्रह से भी आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारी मिलती है। कहता संचार उपग्रह पर आपदा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ऐसे समय में इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे समय यानी कि क्या चीज के समय में, आपदा के समय, प्रकृति आपदा या आपदा काली जो होता है, इस समय में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है।
कब? जब आपदा आता है तब। जो कहते हैं ना कि दुख की घड़ी में हर चीज का महत्व हो जाता है, उस तरह से। अगला नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो देखिए, संचार व्यवस्था को बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है? पहला, केबल का टूट जाना। जब भी अगर कारण बाधित होगा तो जो खराब होगा, तो सबसे पहले केबल यानी तार को टूट जाना। दूसरा नंबर, बिजली आपूर्ति, पोल वगैरह जो होते हैं सारे गिर जाते हैं, तार उड़ गिर जाता है, जिसका कारण होता है। साथ में 4 भवनों के ध्वस्त, यानी कहता है संचार भवन जो होते हैं, संचार भवनों का ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। तो बिल्कुल याद रखेंगे, संचार यहाँ पर है, संचार भवनों का ध्वस्त हो जाने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाता है। और साथ में अगर बात करें तो ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, ये भी हमारा काम होता है। ट्रांसमीटर, जो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये सारे चीजें, या हम टावर की बात करें तो ये सारा खत्म हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए क्या होता है? संचार व्यवस्था बाधित हो जाने का प्रमुख कारण मिलते हैं। क्लियर? 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जीवन अपने आप को रक्षा करने के लिए अचानक घटने वाले घटना से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। तो आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को तत्काल मतलब इमरजेंसी आपदा प्रकट गनीजात दिलाने के लिए किए जाने वाला कार्य को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। आकस्मिक प्रबंधन मुख्यतः मुख्यतः बाढ़, क्या? बाढ़, बिल्कुल याद रखेंगे। मुख्यतः बाढ़, सुनामी, पूर्व आग, यानी कि जो पहले आग लगता है वो जैसी घटनाएं समय पर किया जाता है, और जिसमें प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, प्रदान करना, भोजन, दवा देना, कहता गर्भ और प्राथमिक उपचार इत्यादि का सम्मिलित है। कहता आकस्मिक प्रबंधन के फलावायरलोगांक तथा जानमाल का नुकसान, ये सारे के सारे क्या है? तत्काल कम किए जा सकते हैं। ये सारे के सारे तत्काल काम करने वाला सेवाएं होते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे जीवन रक्षा के लिए इमरजेंसी आकस्मिक, यानी कि इमरजेंसी कह सकते हैं, एकदम जल्दीबाजी में जिसको कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है? प्रबंधन से हम समझते हैं। क्लियर? चलिए आगे अगर बढ़े तो अगला नंबर, यानी कि हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखें। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, उल्लेख कीजिए। तो आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में यह लोगों को बाहर निकालना चाहिए। जो आग में फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, एवं घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर के अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडी पानी डाल करके बर्फ से सहलाना, कथा वानिल आदि का प्रयोग करना चाहिए। आग के फैलाव को रोकना, कथा के बालू, मिट्टी और तालाब के जल को उपयोग करना चाहिए। साथ में जब बिजली से आग अगर लगी हो तो सबसे पहले बिजली के तार को काट लिया जाता है या काट देना चाहिए। तो ये हमारा सबसे काम होता है। ये 7 क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य है? तो नागरिकों को सुरक्षा यानी लोगों को बचाने का सबसे मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो नागरिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला उद्देश्य कि नागरिकों को आपदा के संकट से बचाव करना। क्या करना? नागरिकों को आपदा यानी कि एक्सीडेंट से बचाव करने के, एक्सीडेंट संकट से बचाव करना सबसे पहला काम। दूसरा, उनका प्राथमिक उपचार करना। तीसरा कि खतरों के विषय में जानकारी देना और जीवन को सामान्य करने में उन्हें सहायता प्रदान करना। ये हमारा नागरिक सुरक्षा का मेन उद्देश्य होता है। क्लियर? आगे देखेंगे, यानी 37 नंबर क्वेश्चन कि वज्रपात किसे कहते हैं? ये सबसे बड़ी बात हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। वज्रपात किसको बोलते हैं? तो वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने और उसके आपस में घर्षण के कारण कथा भूमि पर बिजली गिरती है, इसी को वज्रपात कहते हैं। या हम लोग देहाती भाषा में इसे ठंडका गिरना कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडका गिरना या बिजली गिरना कहते हैं। कहता कि इसे वज्रपात कहते हैं। और इससे पशु मनुष्य मर जाते हैं। जब इससे जब गिरेगा, कोई पेड़ पर गिरेगा, पेड़ खत्म। आदमी पर गिरेगा, आदमी खत्म। अगर जानवर पर गिरेगा तो जानवर भी स्वाहा हो जाता है। तो ये मकान पर गिरेगा, मकान टूट जाते हैं, पेड़ के डाली पर भी टूट जाते हैं। ये सारे को हम लोग वज्रपात कहते हैं और इसी को वज्रपात कहते हैं। बिजली को गिरना या ठंडका गिरना को वज्रपात कहते हैं। सबसे मेन आपका टॉपिक था क्वेश्चन। अगला नंबर है कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, इसका उल्लेख कीजिए। तो ये लगभग हम लोगों ने क्लियर भी किए। हाँ बिल्कुल, अभी एकदम इसको की है कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहला उपाय जो होता है, आग पर
सर्वप्रथम नियंत्रण करना चाहिए, आग में फंसे हुए लोगों को एवं मवेशियों को बाहर निकालना चाहिए और आग से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार व्यवस्था करना चाहिए और आग के दौरान छत पर फंसे लोगों को सीढ़ी द्वारा उतार करके और कार्य किया जाना चाहिए। चलिए, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग नॉर्मल है भी बना सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन है, इसके बारे में। अब आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख कौन कौन घटक है? पहला तो स्थानीय प्रशासन, दूसरा स्वयंसेवी संगठन और तीसरा गांव अथवा मोहल्ले के लोग। अब देखिए, आकस्मिक यानी जल्दीबाजी में अचानक प्रबंध करने वाले 3 ही मुख्य घटना है। पहला स्थानीय प्रशासन, यानी अगल बगल में जो पुलिस अफसर वगैरह जो भी है, तो वो आपको जब कोई मदद करते हैं तो वो हमारा सबसे पहला होता है। आकस्मिक प्रबंधन के लिए ये सबसे पहले प्रमुख घटक है। तथा स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही आपदा आने के पूर्व और आपदा के समय, आपदा के बाद विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं या जानकारी हमें देता है स्थानीय प्रशासन। दूसरी बात है कि स्वयंसेवी संगठन। अब स्वयंसेवी जो आपका प्राइवेट जो संस्थाएं होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आकस्मिक प्रबंधन का यह दूसरा घटक है कि यह सरकार से सहायता प्राप्त करता है और करके अथवा अपने स्तर से, और सरकार से भी प्राप्त करता है और अपने स्तर खुद से भी लगा करके आपदा के समय लोगों की मदद करता है। तो ये होता है स्वयंसेवी संगठन। और तीसरा नंबर कहता है कि गांव अथवा मोहल्ले के लोग। अब आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत यह तीसरा घटक यह है कि यह आपदा आने पर तत्काल लोगों की मदद करता है। तत्काल लोगों की क्या करते हैं? मदद करते हैं गांव मोहल्ले वाले लोग। तो ये हमारा 3 जो होता है सबसे प्रमुख क्या होता है? घटक होते हैं हम लोगों को आकस्मिक प्रबंधन यानी बचाव उचाव करने वाले। अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त और फरवरी से किस महीने में ओलावृष्टि के क्या होते हैं? अत्यधिक हानि होते हैं। अब ओलावृष्टि क्या होते हैं जो समझिए। ओलावृष्टि उसको बोलते हैं जब बारिश के समय इतने बड़े बड़े पत्थर गिरना, या कह सकते हैं कि बर्फ का गिरना, और जितना ज्यादा बर्फ टुकड़ी जब गिरता है बारिश के साथ में, उसी को हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओलावृष्टि बोलते हैं। अब सुनिए पहले क्या कि कभी कभी वर्षा के समय पानी से अत्यधिक बर्फ के टुकड़े के बौछार होने लगते हैं। पानी से ज्यादा बर्फ के टुकड़े का बौछार होने लगते हैं और इसी को ओलावृष्टि कहा जाता है। ओलावृष्टि तो कभी भी हो जाती है, परंतु खड़ी फसलों के ऊपर जब खड़ी फसलों के समय ओलावृष्टि से अत्यधिक बर्बादी होती है फसलों की, सब्जियों के और अनाज की फसल नष्ट होने से आर्थिक हानियां उठानी पड़ती है। तथा फरवरी के महीना की ओलावृष्टि से अत्यधिक हानि होती है। जो रबी वाले फसल होते हैं तो रबी वाले फसल को फरवरी के महीने में अत्यधिक क्या होते हैं? हानि होती है। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का आता है कि विश्व का कौन सा क्षेत्र सुनामी से प्रभावित और है और क्यों है? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है ज्वालामुखी तथा पर्वत से भरा हुआ, बिल्कुल याद रखेंगे। कहता है कि ज्वालामुखी पर्वत से भरा हुआ है और इसे अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। क्या जानता है? अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। और यह क्षेत्र प्लेट कथा की टटोकनी है ना, टेक्टोनिक क्रिया से भी अत्यधिक प्रभावित का है। कहता है कि यह जो प्लेट है वो टेक्टोनिक क्रिया से भी क्या है? अधिक प्रभावित है और यही कारण है कि यह क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है। यह क्षेत्र क्या है? सुनामी से प्रभावित है। और हाल ही में जो जापान में सुनामी आई वो जो क्या है? ज्वलंत उदाहरण है। यह कह सकते हैं कि ताजा और बिल्कुल नया उदाहरण आपका क्लियर होता है। क्लियर? आगे अगर समझे तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कि हेम रेडियो के उपाय पर प्रकाश डालिए। हेम रेडियो जिसको हम लोग वॉकी टॉकी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में आप कह सकते हैं या कह सकते हैं कि वैसा चीज डायरेक्टली इस तरफ से बोले उस तरफ, यानी कि आप कभी भी मूवी में आप अथी में देखे होंगे या आप मैट्रिक इंटर के जब एग्जाम होगा सेंटर पर गए होंगे, देखिए हर एक जो पुलिस वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे कमर में फोन की तरह इतना बड़ा लिए होता है जिसमें एक एंटीना की तरह होता है, उसी को वॉकी टॉकी या हेम एमेच्योर बोलते हैं। अब क्या होता है? इसे एमेच्योर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? एमेच्योर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग गैर वाणिज्यिक तथा प्राइवेट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके संचालन में कथा की ऊर्जा की आवश्यकता जनरेटरों या बैटरिकों के द्वारा पूर्ति किया जाता है। हेम रेडियो के अंतर्गत
हैम रेडियो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियम जो होते हैं उनके अनुसार कार्य करता है। इसका प्रयोग बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में किया जाता है और इस संचार प्रणाली में कोई भी कहता है कि बाहरी तार की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल वायरलेस होता है। कहता कोई भी तार की जरूरत नहीं पड़ती। आपदा के दौरान कहता सूचना के प्रसेषण के इसकी भूमिका जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपदा के समय में इसको सूचना भेजने और लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करता है जो हमारा एम्यूचर करता है। क्या करता है? एम्यूचर, जिसे हैम रेडियो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगली बात अगर देखेंगे तो 43 नंबर क्वेश्चन आता है, चक्रवात किसे कहते हैं? कहता है जब किसी क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बनता है, जब किसी क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दाब रहता है, उसके चारों ओर क्या रहता है? उच्च दबाव रहता है, तो बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु चलती है। बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु हवा चलती है और इसी को चक्रवात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चक्रवात। बिल्कुल याद रहे, जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दबाव रहता है और बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु यानी हवा चलता है, बहुत तेजी से हवा चले, तो उसी को चक्रवात कहते हैं। अब ओलावृष्टि किसे कहते हैं? तो ओलावृष्टि अभी अभी क्लियर समझे कि फरवरी के महीना में जब बारिश से साथ साथ वर्षा से ज्यादा बर्फ का टुकड़ा गिरता है, उसी को हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं। वर्षा के साथ साथ बर्फ के टुकड़े की बौछार को ओलावृष्टि कहते हैं। और ये खड़ी फसलों को क्या कहता है? समय खड़ी फसलों के समय में ओलावृष्टि फसलों को बर्बादी करती है। ये होता है, ये हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। साथ में आगे कहता है कि आकस्मिक प्रबंधन को कैसे सफलता बनाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थ पशु चारण महामारी आने से संबंधित जीवन रक्षक दवाई, छिड़काव की सामग्री इत्यादि का पूर्व प्रबंध आकस्मिक प्रबंधन को सफल बनाता है। क्लियर? चलिए और कुछ अगर देखें तो ये सारा का सारा आपका क्लियर पहले हो चुका है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव की तरह काम करे। जैसे 1984 में भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसने वाली किस गैस के कारण भयंकर दुर्घटना हुई थी? तो ये कहता है कि 1984 में भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड है ना, यूनियन कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे यूनियन कार्बन डाइऑक्साइड शायद होगा, है ना, के कारण रिसने वाली मिथाइल कहता आइसोसाइनेट कहता MIC गैस से निकलने से भयंकर क्या होती है? दुर्घटना होती है। साथ में कहता है वर्नॉल नाम का दवाई किस काम में प्रयुक्त होता है? तो जले लोगों का प्राथमिक उपचार रूप में जले भाग पर बर्नौल मरहम पर का लेप लगाने से क्या होता है? बर्नौल की दवाई काम आता है। यानी जले हुए लोगों के ऊपर जब लगाते हैं तो बर्नौल दवाई काम आता है। क्लियर? चलिए ये हमारा क्लियर था। और एक और है, ये सबसे लास्ट है कि ओलावृष्टि से क्या समझते थे। बिल्कुल अच्छे से अभी क्लियर किए कि ओलावृष्टि क्या होता है, मेघ स्फोट क्या होता है। तब बादल उधर कहीं पर फटता है, बिजली उजली गिरता है, तो उस तरह से हम लोग मेघ स्फोट कहते हैं, है ना। तो ये हमारा लास्ट होता है। साथ में आपका यहाँ से एक बात क्लियर होता है और लास्ट जो आपका कंप्लीट, यानी कि आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद लास्ट वीडियो देखने के लिए। और इतना क्वेश्चन आप लोग अगर क्लियर करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। हाँ, अगर लास्ट में अगर लगे कि एक आध क्वेश्चन अगर छूटने वाला हो एग्जाम से पहले या करेस कोर्स में, आप बिल्कुल एक व दो बार क्वेश्चन इस वीडियो को जरूर देखिए, अवश्य देखिए, ताकि आपको रिन्यू यानी कि रिवीजन होते रहे, है ना। थैंक यू, बाय। और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर